बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं और वो रेशोस के हवाले से है, रिवर्स वर्किंग वाला क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 5 एक बुक में पेज 97। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू टू बिजनेसेस, वन ऑफ विच मैन्युफैक्चर्स कंप्यूटर्स एंड वाइल द अदर इज फूड मैन्युफैक्चरर, फूड होलसेलर। सॉरी बेटा, दो बिजनेसेस हैं, एक कंप्यूटर बना रहा है। कोई एग्जांपल रख लें जहन में ताकि आसान हो जाए। जैसे डेल कॉरपोरेशन, डेल के कंप्यूटर्स आता ना, और दूसरा फूड का होलसेलर है। फूड का होलसेलर का कोई एग्जांपल ले ले कि आगे बात करते हैं बेटा। होलसेलर जैसे वो बेचते हैं ना बड़े लेवल पे, राइस वगैरह, राइस इंपोर्टर वगैरह। ऑल सेल्स एंड परचेज आर ऑन क्रेडिट। दो बिजनेसेस हैं, बिजनेस एक्स और वाई। जीपी मार्जिन दिया हुआ है दोनों का, एनपी मार्जिन है, नेट प्रॉफिट रेशो, करंट रेशो गिवन है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर मतलब रिसीवेबल डेज, डेटर्स हमें कितने दिन में पैसे देंगे, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है। कॉस्ट ऑफ सेल है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स मतलब बैंक बैलेंस, और लॉन्ग टर्म लोन। क्या कहता है, फॉर कैलकुलेशन अज्यूम 360 डे ईयर। ये कौन सी कैलकुलेशन में यूज होता है? जब हम रिसीवेबल डेज या पेबल डेज या इन्वेंट्री डेज निकालते हैं तो उसमें डेज लिखने होते हैं। तो हम डेज कितने लेंगे? 360, 65 के जगह 5 दिन की छुट्टी है साल में। और क्या भाई, स्टेट एंड एक्सप्लेन विच बिजनेस इज कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर एंड विच इज फूड होलसेलर। आपको बताना है बेटा कौन सा बिजनेस कंप्यूटर मैन्युफैक्चर कर रहा है और कौन सा फूड को होलसेल कर रहा है। कैसे बताएंगे? डेटा की बेसिस पे। भाई देखो, जीपी मार्जिन, अब एक एक करके अगर आप पहले डिस्कस करें, मार्जिन किस में ज़्यादा होगा? मैन्युफैक्चरर का जो कंप्यूटर्स बना रहा है, या वो जो आटा दाल चावल होलसेल कर रहा है? मार्जिन किसका ज़्यादा होना चाहिए? मार्जिन मैन्युफैक्चरर का ज़्यादा होता है जो प्रोड्यूस कर रहा है। सही है, कंप्यूटर खुद बना रहा है, ऑब्वियस सी बात है, खुद बनाने वाले का होलसेलर से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। होलसेलर तो बहुत कम प्रॉफिट पे काम कर रहे होता है, सही है ना, 10-20 रुपए पे प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं क्योंकि उनका टर्नओवर ज़्यादा होता है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में जब इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी है तो मार्जिन भी ज़्यादा ही हो, ऑब्वियस सी बात। एनपी मार्जिन अगर आप देखें, एनपी मार्जिन भी बिजनेस एक्स का ज़्यादा है, तो बिजनेस एक्स जो है वो कंप्यूटर वाला लग रहा है। करंट रेशो बिजनेस एक्स का ज़्यादा है, मतलब करंट एसेट्स बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू करंट लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग में वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए होता होगा। रिसीवेबल डेज 40 डेज, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर 40 दिन का उधार दे रहा है और होलसेलर सिर्फ 3 दिन का। कह सकते हैं ना, होलसेलर में तो प्रॉफिट इतना नहीं है कि वो इतना ज़्यादा उधार अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन चूंकि आप खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो आप जो शॉपकीपर्स हैं या जो शोरूम्स हैं उनको उधार देंगे ज़्यादा। वरना तो ऐसे तो कोई आपके कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स बेचेगा नहीं ना। आप उसको बोलो यार अगर एक हफ्ते में पैसे दो या कैश पे खरीदो, बोलेगा भाई ले जाओ, हमारे पास और भी मैन्युफैक्चरर हैं, उनका माल बेचेंगे। सही है ना, जैसे सोनी हो गया, एचपी हो गया, ये सब हो गया। और क्या बेटा, और है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस वाई का ज्यादा आ रहा है। ऐसा क्यों यार? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है? प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। यार बताओ, कैपिटल इन्वेस्टमेंट किस में ज्यादा होगी? कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने में या होलसेल की दुकान खोलने में? बताएं भाई। मैंने प्लांट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। जब कंप्यूटर बेचने में, सॉरी, कंप्यूटर बनाने में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होगी। यार जितनी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी ना उतना रिटर्न ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बिजनेस वाई के अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत कम होगी। कंप्यूटर बनाना, प्लांट लगाना, असेंबली, रोबोटिक्स, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। देखते हैं डिस्कवरी चैनल पे इतने बड़े बड़े प्लांट लगे हुए। और फूड को होलसेल करना, उसमें इतना बड़ा शो नहीं करना आप। सही है ना, आपने शॉप्स बना दी, वेयर हाउस बना दिया, होलसेल का काम है, रिटेल नहीं है कि आपको बहुत अच्छा डिस्प्ले वगैरह चाहिए। तो जब इन्वेस्टमेंट कम होगी, कैपिटल एम्प्लॉयड कम होगा, तो रिटर्न ज़्यादा होगा। ऐसे ही बेटा, जब इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होगी तो रिटर्न कम हो जाए। सही है जी। और इन्वेंट्री तो लगभग सेम है, बल्कि फूड की ज़्यादा इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो फूड की ज़्यादा है, और कैश का इतना नहीं है। लॉन्ग टर्म लोन, बताओ भाई, लोन कौन ज़्यादा लेगा, होलसेलर या मैन्युफैक्चरर? सही है, तो कुछ बात समझ में आ गई। अब इसके बारे में कुछ लिख लें, सही है ना। 3 मार्क्स में हमें लिखना है। पहले तो आपने उसका वो बता दिया डिसीजन कि एक्स जो है कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर है और वाई जो है वो फूड होलसेलर। ये तो पहले आपने अपना फाइनल आंसर बता दिया। अब इसको क्या करना बेटा, करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा और इसको सपोर्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे रेशियोज हम अप्लाई कर सकते हैं।
जीपी या एनपी प्रॉफिट रेशो, कंप्यूटर्स हैव अ मच हायर मार्कअप देन फूड। कह सकते हैं फूड के ऊपर, सही है, ग्रोसरी के ऊपर इतना प्रॉफिट नहीं होता जितना कंप्यूटर्स के ऊपर होता है। ये मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, होलसेल रिटेल की बात नहीं कर रहे, बनाने वालों। लोन से बताया कंप्यूटर में इन्वेस्टमेंट चूंकि ज़्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग में प्लांट लगाना है, बड़ा फैक्ट्रियां लगानी है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए होता है, तो इसलिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगी कंप्यूटर की। जिसकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है वो लोन भी ज़्यादा लेगा, जिसकी इन्वेस्टमेंट कम है वो लोन भी कम लेगा। तीसरा है रिसीवेबल डेज हायर फॉर अ कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर। ऑब्वियस सी बात है, जब अपने कंप्यूटर आप एक एक 2-2 लाख रुपए के बना के दोगे शॉपकीपर्स को, तो शॉपकीपर फौरन तो नहीं खरीद लेगा कैश देके, बोलेगा भाई हम बेचते हैं इसको, 1 महीने बाद पैसे देंगे, 2 महीने बाद। लेकिन फूड में तो ऐसा नहीं होगा कि भाई आप राइस एक्सपोर्टर हैं और आप राइस दे रहे हैं और वो बोले भाई चावल लोग खाएंगे, बिकेगा तो पैसे देंगे। तो सब कैश की आइटम होती है, इसमें इतना उधार वाला सीन नहीं होता। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लोअर रोज फॉर अ कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर। कंप्यूटर मैन्युफैक्चर के लिए रिटर्न क्यों कम है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। जितनी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी डिनोमिनेटर, उतना रिटर्न ऑन कैपिटल कम होता जाएगा। जितनी इन्वेस्टमेंट कम होगी उतना रिटर्न बढ़ जाएगा। अच्छा बेटा, इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है और हमें क्या बनाना है? इनकम स्टेटमेंट बनाना है। क्या कहता है? स्टेट एंड एक्सप्लेन, ये तो हो गया ना। वो कहता है प्रिपेयर एज फुली एज द गिवन इंफॉर्मेशन अलाउज इनकम स्टेटमेंट फॉर बोथ बिजनेसेस। दोनों बिजनेसेस से क्या क्या बनानी है बेटा? हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी है, बिजनेस एक्स की भी और बिजनेस वाई की भी। अगर आप देखें इनकम स्टेटमेंट में कुछ फॉर्मेट दिया हुआ है, रेवेन्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी लेस एक्सपेंस प्रॉफिट। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल का ब्रेकअप गिवन नहीं है। अगर आप देखें बेटा, दो चीजें, सबसे पहले रेवेन्यू कॉस्ट जीपी। यार मुझे बताइए इस सवाल में क्या क्या गिवन है चीजें। सबसे पहले तो रेवेन्यू तो गिवन नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल गिवन है। कितनी कितनी है कॉस्ट ऑफ सेल? देखें 248,400 दी हुई है बिजनेस एक्स की, और बिजनेस वाई की दी हुई है 1,50,000, 10,50,000 ऐसा। दूसरा बेटा अगर आप देखें कि हमारे पास क्या चीज गिवन है, जीपी मार्जिन गिवन है। जीपी मार्जिन, जीपी रेशो क्या होता है बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। यार मार्जिन किस पे लगता है? सेल्स पे या कॉस्ट ऑफ सेल? मार्जिन सेल्स पे लगता है। लेकिन क्या इस सवाल में सेल्स है? नहीं है बेटा, इस सवाल में हमारे पास क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल। क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल है, तो मार्जिन को कन्वर्ट करना पड़ेगा मार्कअप में। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? मार्जिन अपॉन 100 माइनस मार्जिन। मार्जिन है 54 अपॉन 100 माइनस 54 करेंगे 46। देखें मार्जिन अपॉन 100 माइनस मार्जिन, 54 अपॉन 46 क्या है बेटा? ये हमने मार्जिन को कन्वर्ट किया तो हमारे पास मार्कअप आ गया। अब क्या करेंगे? 248,400 पे ही लगाएंगे परसेंटेज मार्कअप, तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए कितना आ रहा है, 248,400 मल्टीप्लाई बाय 54 डिवाइड बाय 46। मार्कअप लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। एग्जैक्ट आंसर चाह रहे हैं तो ये सारे डेसिमल आएंगे, फ्रैक्शन ले लें आप, 291,600 आता है। ऐसे ही बेटा अगर आप अप्लाई करें किस पे? बिजनेस वाई पे। बिजनेस वाई में जो मार्जिन गिवन है वो है 30%, तो क्या आ जाएगा? 30 अपॉन 100 माइनस 30, 30 अपॉन 70 आ जाएगा। 30 अपॉन 70 इंटू 1,50,000, ये आ जाएगा 450,000। सही है। अब सेल्स में से कॉस्ट माइनस करते हैं, जीपी आता है, जीपी में कॉस्ट ऐड बैक कर देंगे तो क्या आ जाएगा? सेल्स। सेल्स माइनस कॉस्ट करते हैं, जीपी आता है, जीपी से चलेंगे, जो माइनस हो रहा है उसको क्या कर देंगे? प्लस। सेल रेवेन्यू आ जाएगा दोनों बिजनेस का, ये आ गया 15 लाख। यहां तक आसान है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है बेटा एनपी मार्जिन, दिया हुआ है एनपी मार्जिन 18%। 18% किस पे लगाएंगे? सेल्स पे, तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर 18% ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू पे लगा ले भाई 18%, यार है 97,200। अब आपको पता है बेटा जीपी और एनपी का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? एक्सपेंसेस। तो इन दोनों को डिफरेंस निकाल लें, ग्रॉस प्रॉफिट और प्रॉफिट फॉर द ईयर का, दोनों का डिफरेंस एक्सपेंसेस आ जाएंगे। ऐसे ही कर सकते हैं बेटा, जीपी मार्जिन है, सॉरी एनपी मार्जिन है 6% ऑफ बिजनेस वाई,
15 लाख का 6% निकालेंगे, यह आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। अब 450 और 90 का जो डिफरेंस है वो क्या बन जाएगा, एक्सपेंसेस। अगर आप देखें ये पार्ट इजी था और 8 मार्क्स का था, जिसमें हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी थी रिवर्स वर्किंग से। बेटा अगर आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बनानी है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। क्या फॉर्मेट दिया हुआ है, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट टोटल एसेट्स। उसके बाद क्या है बेटा, टोटल एसेट्स के बाद हमारे पास दिया हुआ है करंट लाइबिलिटीज माइनस की हुई, टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, ये दिया हुआ है नेट एसेट्स। यार ये एक्चुअली नेट एसेट्स नहीं है, ये होगा कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए जरा, टोटल एसेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस करते हैं, क्या आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये अपने पास करेक्शन कर लें, ये कैपिटल एम्प्लॉयड है और यहाँ पे भी कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है। देखिए कैसा आएगा, नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस लोन भी क्या आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो नेट एसेट्स तो दूसरी चीज होती है, नेट एसेट्स तो होता है कैपिटल, सही है ना, ओनर्स कैपिटल। ये ओनर्स कैपिटल नहीं है, कैपिटल एम्प्लॉयड है, इसको करेक्ट कर लें। नेट एसेट्स को कैपिटल एम्प्लॉयड कर लें, ये जो लिखा हुआ है दोनों तरफ कैपिटल एम्प्लॉयड आना चाहिए ना बैलेंस करने में। अच्छा अब देखते हैं बेटा सवाल में क्या क्या चीजें गिवन है। अगर आप देखें कॉलम्स मैंने बना लिए ताकि थोड़ी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए। सबसे पहले इन्वेंट्री, नॉन करंट एसेट्स अगर आप देखें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, नहीं है ना, जो चीजें गिवन है पहले वो लिख लें। इन्वेंट्री गिवन है क्लोजिंग 38,000 और 48,000, 2 कॉलम्स में बना रहे हैं ना, 2 कॉलम्स दोनों सालों का, दोनों सालों का नहीं है सॉरी, 2 बिजनेसेस का है, बिजनेस एक्स और बिजनेस वाई। इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल निकालने के लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला किसका, रिसीवेबल डेज। याद है, रफ वर्किंग कर रहा हूँ। रिसीवेबल डेज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है ट्रेड रिसीवेबल अपॉन क्रेडिट सेल्स इंटू 360, 365 की जगह 360 लेंगे ना इस सवाल में। ट्रेड रिसीवेबल अपॉन क्रेडिट सेल इंटू 360। यार बताओ रिसीवेबल डेज गिवन है बिजनेस एक्स में, कितने डेज गिवन है, 40 डेज। अकाउंट रिसीवेबल हमें फाइंड करना है, इसको एक्स कर दें। क्रेडिट सेल अगर कुछ ना बोले तो सारी सेल क्या होती है बेटा बताओ, क्रेडिट सेल। बेटा अगर आप देखें सवाल में सेल्स निकाल ली थी इनकम स्टेटमेंट से, चेक करें कितनी सेल्स थी बिजनेस एक्स की, 540,000 इंटू 360। बेटा अगर अब ये एक्स फाइंड करना है कैसे करेंगे, जो 360 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और 540,000 जो डिवाइड हो रहा है इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो अकाउंट रिसीवेबल या ट्रेड रिसीवेबल निकालने का क्या फॉर्मूला बना, रिसीवेबल डेज डिवाइड बाय 360, देखें 40/360 मल्टीप्लाई बाय 540। ये जो डिवाइड हो रहा है इक्वेशन के साइड पे आगे मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, और ये डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 540। बताएं कितना आ रहा है बेटा अकाउंट रिसीवेबल, ये आ रहा है रिसीवेबल हमारा 60,000 आ गया, 60,000। बिल्कुल सेम वर्किंग कर सकते हैं आप किसके लिए, बिजनेस वाई के लिए, बिल्कुल सेम। क्या फॉर्मूला बनेगा बिजनेस वाई का, बताएं कितने डेज आ रहे हैं बिजनेस वाई के, यार है 3 डेज, तो 3/360 बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय सेल कितनी है 15 लाख, 1.5 मिलियन, 3/360 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मिलियन। देखिए कितना आ रहा है रिसीवेबल, यार है 12,500 आ रहा है, 12,500। यार कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो गिवन है सवाल में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है बेटा, बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस गिवन है सवाल में। देखिए कितना है, ये बेटा 30,000 है बिजनेस एक्स का और 14,000 है बिजनेस वाई का। अब इनको ऐड कर लें, करंट एसेट्स का टोटल आ जाएगा इधर 128 और करंट एसेट्स का टोटल बिजनेस वाई का 74,500। नॉन करंट एसेट हमारे पास गिवन नहीं है। एक और रेशो होता है नॉन करंट एसेट टर्नओवर, अगर वो होता तो हम नॉन करंट एसेट्स निकाल सकते थे। नॉन करंट एसेट टर्नओवर क्या फॉर्मूला होता है, रेवेन्यू अपॉन नॉन करंट एसेट्स, रेवेन्यू अपॉन नेट बुक वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स। अब अगर आप देखें कि यहाँ तक इससे आगे वर्किंग हो नहीं पा रही, अब आगे वर्किंग करके देखते हैं। क्या पेबल डेज गिवन है सवाल में, नहीं गिवन। अगर पेबल डेज गिवन होते तो इससे हम जो है वो क्या निकाल लेते, ट्रेड पेबल्स निकाल लेते। बेटा अगर आप देखें इस सवाल में पेबल डेज नाम की कोई चीज गिवन नहीं है, अगर वो गिवन होती तो हम क्या निकाल लेते, ट्रेड पेबल्स। अब हम एक और चीज यूज कर सकते हैं और वो है करंट रेशो। क्या चीज है, करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है बेटा, करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी।
करंट रेशियो का फॉर्मूले अगर आप देखो, करंट रेशियो गिवन है बिजनेस एक्स का, करंट रेशियो 1.6, क्या मतलब बेटा, करंट एसेट्स 1.6 टाइम्स है एज कंपेयर टू करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स तो निकाल चुके हैं ना, कितने हैं, 128,000, ये रख दे फॉर्मूले में 128,000 करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी को अगर हम एक्स कर दें, करंट लायबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। अगर 128,000 1.6 टाइम्स है तो बता सकते हैं करंट लायबिलिटी कितनी होगी, 128,000 डिवाइड बाय 1.6, करंट लायबिलिटी आ जाएगी बेटा, ये डिवाइड हो जाएगा 80,000। और अगर कोई करंट लायबिलिटी गिवन नहीं है, इसका मतलब ये सिर्फ ट्रेड पेबल ही होगा, एक ही गिवन है ना, करंट लायबिलिटी आ गई 80,000। बिल्कुल वैसे ही फाइंड कर सकते हैं बिजनेस वाई के लिए। कैसे निकलेगा बेटा, इसका करंट रेशियो दिया हुआ है 0.5:1, तो क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मूला हो जाएगा 74,500 डिवाइड बाय 0.5, 74,500 डिवाइड बाय 0.5 कितना आ रहा है, ये आ रहा है 149,000, आ रहा है 149,000। तो ये करंट रेशियो की मदद से हम करंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि करंट एसेट्स गिवन है और करंट रेशियो टाइम्स में गिवन है, तो हमारे पास आ जाएगा रेशियो में गिवन है। बेटा अगर आप बात आगे बढ़ाएं इस सवाल में, ये देखो ये जो मैंने करेक्शन कराई थी, ये एक्चुअली नेट एसेट्स नहीं है, कैपिटल एम्प्लॉयड है, क्योंकि नीचे भी कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है ना, तो ये बैलेंस तो कब होगा, जब दोनों जगहों पे सेम फिगर आएगा ना, या दोनों जगहों पे ओनर्स कैपिटल आ जाए, या दोनों जगहों पे कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाए, या एक जगह पे आ जाए टोटल एसेट्स और एक जगह पे आ जाए टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज, तो भी बैलेंस हो जाएगा। अब देखते हैं बेटा आगे वर्किंग करके और क्या चीजें हमारे पास गिवन है। हमारे पास लोन गिवन है, अगर आप देखें लॉन्ग टर्म लोन, बिजनेस एक्स का लोन है 1 मिलियन, बिजनेस वाई का जो लोन है वो कितना है 50,000, लोन आ गया। अब और क्या चीज हमारे पास गिवन है, अब हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखें भाई, जो जो फॉर्मूले आप यूज करते जा रहे हैं ना उस पर टिक लगा दो, जो जो फॉर्मूले यूज करते जा रहे हैं उस पर टिक लगा। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यार अगर प्रॉफिट पता है और कैपिटल एम्प्लॉयड हम निकाल सकते हैं कब, जब हमारे पास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन हो। यार ROC का फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। यार बिजनेस एक्स का जो है ROC है 5.4%, इसका मतलब ये बेटा हम 5.4% कमा रहे हैं, और 5.4% जो हमने कमाया वो कितना है, ये इनकम स्टेटमेंट से उठाया 97,200। देखो बेटा बिजनेस एक्स का नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है 97,200। अगर 97,200 आपने कमाया और आप कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 5.4% कमाया है, तो इन्वेस्टमेंट आ सकती है, 97,200 को डिवाइड कर दें 5.4% से, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। बताएं कितना आ रहा है, 97,200 डिवाइड बाय 5.4 नहीं है, परसेंट है, सही, 97,200 डिवाइड बाय 5.4%, तो इसको अगर आप आसान करें तो ये आ जाएगा 0.054। 5.4 को अगर डेसिमल में लिख दें 0.054, क्योंकि अगर 0.54 लिखेंगे तो ये तो 54% हो जाएगा, 0.054। देखें कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया बेटा 18 लाख, आ गया 18 लाख। ऐसे ही वर्किंग कर सकते हैं बिजनेस वाई के लिए। बिजनेस वाई का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 12%, तो जो नेट प्रॉफिट आ रहा है उसको डिवाइड कर दें किससे, 12% से। नेट प्रॉफिट कितना आ रहा था बताएं, फाइनल आंसर आ रहा है बेटा 7.5 लाख, 7.5 लाख। बेटा अगर आप देखो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। अच्छा अगर आप देखो कैपिटल इतना है, कैपिटल एम्प्लॉयड इतना है, जिसमें से लोन इतना होगा, तो ओनर्स कैपिटल आ जाएगा। ओ भाई, ओनर का पैसा और बाहर वालों का पैसा दोनों मिला के क्या बनता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। 18 लाख में से अगर 10 लाख बाहर वालों का पैसा है तो अपना पैसा कितना होगा, 8 लाख, सही है ना। और अगर 7.5 लाख में से बाहर वालों का सिर्फ 50,000 है पैसा, तो अपना पैसा कितना होगा, 7 लाख। याद है, सही है। अब अगर आप देखें बैलेंस शीट, अगर हम बैलेंस करना चाहें तो दोनों तरफ क्या आना चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड आना चाहिए, जब तो बैलेंस शीट बैलेंस होगी। 18 लाख उठा के इधर लिख दें, सही है, कैपिटल एम्प्लॉयड में, और यहाँ कितना आ रहा है 750। ये बैलेंसिंग फिगर हमने दोनों जगहों पे क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे एक चीज मिसिंग थी, और वो क्या है, नॉन करंट एसेट। अब हम रिवर्स वर्किंग करके नॉन करंट एसेट तक पहुंचेंगे। तो ये अच्छा ट्रिक सवाल है ये। तो देखो अगर 8 लाख बेटा ओनर, ये आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। ओ भाई ये देखो टोटल एसेट में से अगर करंट लायबिलिटी माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। और अगर कैपिटल एम्प्लॉयड में ऐड बैक कर दें क्या चीज,
करंट लाइबिलिटी, तो टोटल एसेट्स आ जाएगा, मतलब 18,80,000 में से 80 माइनस किया तो कितना बचा 18 लाख, तो ये कितना आ जाएगा टोटल एसेट 1880। देखो दोबारा प्लस कर दें, ये आ गया 1880 और इसको भी यही कर दें 750 बेटा आया है करंट लाइबिलिटी माइनस करने के बाद, तो टोटल एसेट्स कितना होगा, इन दोनों को ऐड कर दें, कितना आ गया 899। अब बेटा टोटल एसेट्स अगर इतने हैं जिसमें से करंट एसेट्स इतने हैं तो बाकी नॉन करंट होंगे ना। देखो पूरा रिवर्स वर्किंग वाला सवाल है, अगर टोटल एसेट्स में से करंट एसेट्स माइनस कर दें तो क्या आ जाएंगे नॉन करंट। ये तो मैंने आपको कराया तो आपको इजी लग रहा है, आप खुद करते तो आप घूम जाते इसमें सवाल में। टोटल एसेट्स में से माइनस कर दें करंट एसेट्स तो क्या आ जाएगा नॉन करंट, तो ये आ गया 1752। और कोई तरीका नहीं है इसमें नॉन करंट एसेट फाइंड करने का। तो ये भाई क्वेश्चन, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। अच्छा बेटा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है डिफाइन द टर्म लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी होती है बिजनेस की एबिलिटी टू पे इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, सही है ना। एक होती है टर्म लिक्विडिटी, एक होती है सॉल्वेंसी। लिक्विडिटी होती है शॉर्ट टर्म बिजनेस की जो कैश फ्लो नीड्स है वो पूरी हो रही है नहीं हो रही, और सॉल्वेंसी होती है लॉन्ग टर्म बिजनेस की जो कैश फ्लो नीड्स हैं वो पूरी हो रही है नहीं हो रही। तो लिक्विडिटी बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, देख लें। ये भी लिख सकते हैं एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, ये भी लिख सकते हैं एबिलिटी ऑफ करंट एसेट्स टू मीट करंट लाइबिलिटीज, कि करंट एसेट्स आपके इस काबिल हैं या नहीं कि करंट लाइबिलिटीज को क्या कर सकें सेटिस्फाई कर सकें। द एबिलिटी ऑफ करंट एसेट्स टू मीट करंट लाइबिलिटी। स्टेट विच बिजनेस इज मोस्ट लाइकली टू हैव मोर लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स। लिक्विडिटी के प्रॉब्लम्स किसको ज्यादा हो सकते हैं बता सकते हैं, लिक्विडिटी प्रॉब्लम बिजनेस वाई को ज्यादा है, क्यों, क्योंकि उसका करंट रेशो बहुत कम है 0.5। आइडियल करंट रेशो कितना होना चाहिए 2:1, और मिनिमम भी होना चाहिए 1.5, सही 1.5 से नीचे गया तो डेंजर में, और बिजनेस वाई ऑलरेडी 0.5 पे चल रहा है तो इसका मतलब इसमें ज्यादा मसले मसाइल है। आगे कहते हैं स्टेट विच रेशो गिव्स मोस्ट कंसर्न एंड व्हाई इट डज सो। क्या मतलब जी, कौन से रेशो में सबसे ज्यादा मसला है बताएं भाई। बेटा आप देखिए बहुत सारे रेशोज है इसके अंदर, सबसे पहले जीपी मार्जिन है, लेकिन चूंकि सबसे पहली बात तो ये है ये दोनों बिजनेसेस डायरेक्टली कंपेरेबल नहीं है। एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और वो भी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग, और एक है होलसेलर, और कंप्यूटर होलसेलर नहीं है फूड होलसेलर। पहली बात तो ये लाइक बाय लाइक कंपैरिजन नहीं है, तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन आप स्टैंड अलोन बेसिस पे कंपेयर कर सकते हैं। स्टैंड अलोन बेसिस पे देख सकते हैं बिजनेस एक्स को या बिजनेस वाई को। बिजनेस एक्स को अगर आप देखें उसके तो सारे रेशोज बेहतर ही हैं, कोई इतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जीपी मार्जिन भी अच्छा है, एनपी मार्जिन भी अच्छा है, करंट रेशो भी सेफ्टी से ऊपर है, और रिसीवेबल डेज हमें नहीं पता इंडस्ट्री का एवरेज क्या है तो हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत कम है, लेकिन चूंकि कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ज्यादा होता है तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम ही आता है, सही मैन्युफैक्चरर्स का, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी होती है बिजनेस में। बाकी ये है कि रेशोज तो ये है। बिजनेस वाई के भी अगर आप वैसे देखें, हमें तो नहीं पता फूड में कितना प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट मार्जिन वगैरह तो चले कम भी है वो चल जाएगा, लेकिन जो चीज हमसे हजम नहीं होगी वो है करंट रेशो। क्यों, क्योंकि भाई हमारे पास करंट एसेट्स इतने भी नहीं है कि हम करंट लाइबिलिटीज को पूरा कर सकें। इसका मतलब हमारी लिक्विडिटी सीवियर डेंजर में, और उसकी वजह से हमारे पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि हम टाइम पे सप्लायर के पैसे दे सकें, और सप्लायर को अगर टाइम पे हमने पेमेंट नहीं दी तो हो सकता है बिजनेस बैंकरप्सी की तरफ जो है वो फोर्स हो जाए। तो लिख लें कुछ बातें पहले। करंट रेशो या एसेट टेस्ट रेशो, इसमें करंट रेशो हमने निकाला हुआ है, और अगर आपके पास डेटा हो तो फिर आप उसमें एसेट टेस्ट रेशो भी निकाल सकते हैं। वैसे डेटा तो आ गया अब आपके पास, बैलेंस शीट तो हमने बना ली है। अच्छा और क्या है भाई, वेल बिलो बेंचमार्क कह सकते हैं या एक्सपेक्टेड रेट, क्योंकि 2 से कम खतरा है, 1.5 से कम तो बहुत ही ज्यादा मसला है। दिस मीन्स दैट वाई डज नॉट हैव सफिशिएंट लिक्विडिटी एंड इफ क्रेडिटर्स डिमांडेड स्विफ्ट पेमेंट, स्विफ्ट का मतलब जल्दी पैसे मांगे क्रेडिटर्स ने फौरन, देन वाई वुड नॉट हैव sufficient funds to make payments। तो बस यही बात है यहाँ पे लिक्विडिटी के हवाले से कि भाई लिक्विडिटी बिजनेस वाई की खतरे में, अगर हम लिक्विडिटी को इम्प्रूव कर लें तो बाकी सारे हालात इम्प्रूव हो सकते हैं। लिख ले बेटा।